कल हम लोग बात कर रहे थे गोलकनाथ पे, बात कंप्लीट हुई थी। गोलकनाथ, इसमें एक कमी ये दिखाई दी। गोलकनाथ ने फंडामेंटल राइट्स को तो बहुत महत्व दिया, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट बने भी रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति समाप्त कर दी जाए, यानी अनुच्छेद 32 या 226 समाप्त कर दें, तो आखिर फंडामेंटल राइट का मतलब क्या बचेगा? ठीक है, इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों पर अगर कोई विपरीत प्रभाव कारित करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन भी चाहिए। जरा कल्पना कीजिए उस समय की, जिस समय ये सारी बातें चल रही हैं, उसमें पूरे देश में एक ही पार्टी शासन में है और आधे राज्य तो छोड़ो, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उन्हीं का राज है। अभी हम लोग बात करेंगे, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा। आपको बताएंगे कि केशवानंद के डिसीजन में एक जज साहब थे, हेगड़े जज साहब, उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन किया और उन्होंने केशवानंद भारती में कुछ लिखा है अपने जजमेंट में, वो आज भी उपलब्ध है और उसकी लाइनें हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। जरा देखिएगा कि तत्कालीन सरकार के संबंध में और तत्कालीन राज्य व्यवस्था के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, दिखाएंगे आपको। तो उस समय आप सोचें, और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया होगा? जो आदमी ये ऐसी लाइन लिखेगा और वो इस्तीफा देगा, तो आप उनकी मनः स्थिति का अनुमान स्वयं लगा लेंगे, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अभी तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू होगा। 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवैध घोषित किया जाएगा। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हो जाएगा। किस आधार पे? आंतरिक अशांति। ठीक है, 14 दिन में पता नहीं कौन सी ऐसी अशांति देश में हो गई थी भाई। 12 जून 1975 को चुनाव अवैध घोषित हुआ और ये वो डेटाज हैं जो आप कभी भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप तो विकिपीडिया आदि आदि प्लेटफॉर्म से उपलब्ध हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो 12 जून 1975 इसको चुनाव अवैध घोषित होता है। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल आ जाता है और एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पास किया जाता है जिसे 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा। उसका क्लास 4 ये कहेगा, भाषा हम देख लेंगे कहीं से मिल जाएगी। उसका क्लास 4 ये कहेगा कि प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, उनमें कुछ निश्चित केंद्रीय मंत्री होंगे, देखते हैं कौन कौन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शायद उसमें हैं, इनके निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इंदिरा गांधी का चुनाव तो अवैध घोषित हो चुका है। तो उस अमेंडमेंट की भाषा कुछ ऐसी रखी जाएगी कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो जाएगा और इंदिरा गांधी, जिनका चुनाव अवैध घोषित हो चुका है, उन्हें लोकसभा के माध्यम से, ठीक है, संविधान संशोधन के माध्यम से फिर से उनके चुनाव को वैध घोषित कर दिया जाएगा और फिर इस 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फिर चुनौती मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बड़ा लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर उस समय था, हमें ऐसा कतई नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता। लेकिन
अभी अभी आपने केशवानंद भारती डिसाइड करके रखा है, अभी अभी, ठीक है, क्योंकि केशवानंद भारती के तुरंत बाद यही स्थिति आएगी। 73 में डिसाइड हुआ 24 अप्रैल 1973 को, 1975 में इमरजेंसी आ गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, और 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर जो डिसीजन है इंदिरा गांधी राजनारायण के मामले में, जब उसे चुनौती मिली, वो डिसीजन आया है आपातकाल के बाद, यानी इंदिरा गांधी तब चुनाव हार चुकी हैं ढंग से। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा किसी ने नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ देश की जनता ने की है। संभवतः हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन बातों के कोई सबूत नहीं होते, ये तो अनुमान पर आधारित बातें होती हैं, कि शायद इंदिरा गांधी जीतती तो हो सकता है वो संविधान संशोधन भी वैध घोषित हो जाता है, क्योंकि बातें ही तो करनी है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी हम लोग केशवानंद भारती देखेंगे कि सब गोलकनाथ का उलट जाएगा, तो बातें ही तो करनी है, तो हो जाएंगी, कौन सी दिक्कत है। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अवैध घोषित हुआ, ठीक है, और उसे अवैध होना चाहिए था। खैर वो लेटर बात है, बाद की बात है, लेकिन हम आपसे वही चर्चा कर रहे हैं कि जहां तक गोलकनाथ का सवाल है, आपने कह दिया फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है, फंडामेंटल राइट को आपको अमेंड करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसी का गठन करना पड़ेगा। लेकिन संविधान में फंडामेंटल राइट जैसे ही महत्वपूर्ण अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, क्या बने रहने दीजिए फंडामेंटल राइट को, 32 और 226 खत्म कर दीजिए, और आप कहते हैं कि हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन चाहिए, तो उस काल में देखिए, उस काल में हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन मिल जाना कौन सी कठिन बात है। जब आज कांग्रेस में यह स्थिति है कि गांधी परिवार जो चाह लेगा वही होगा, तो उस समय तो श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी हैं, तो हाफ ऑफ द स्टेट तो छोड़ो, हो सकता पूरे देश की स्टेट लेजिस्लेचर से समर्थन मिल जाए, ठीक है ना। और इंट्रेंस प्रोविजन ही तो है वो, हाफ ऑफ द स्टेट का समर्थन ही तो चाहिए। तो अगर 32 और 226 समाप्त हो गए तो मतलब ही क्या बचा, अब बनाए रहो फंडामेंटल राइट। और इस प्रश्न का गोलकनाथ के में कोई जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। अब सिर्फ फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल बना भी लोगे तो क्या हासिल हो जाएगा। आपने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसी को समाप्त कर दिया। और ये हंसी खेल की बात नहीं कर रहा हूं, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक यही किया गया, बिल्कुल ठीक यही किया गया। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती दी ही नहीं जाएगी, यानी प्रधानमंत्री जैसे चाहे चुनाव जीत कर आ जाए। और आपातकाल ड्यूरिंग इमरजेंसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उस 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भाषा हम लोग पढ़ेंगे, उसकी भी पढ़ेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भाषा यह है कि इस संविधान का संशोधन अनुच्छेद 314, वो तो आज भी उपलब्ध है, जरा पढ़ लें अनुच्छेद, ठीक है, 42(4), ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया लेकिन वो तो आज भी उपलब्ध है। 42(4) कहता है, इस संविधान का जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अधीन, ठीक है, किया गया तात्पर्य कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाए, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर। हालांकि आज ये मिनर्वा बिल में है, ये पार्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लेकिन अभी मौजूद है ना, ठीक है। और चूंकि मौजूद है तो पढ़ने के लिए अब जरा समझिए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन
जैसे संशोधन किए गए, अगर सिर्फ गोलकनाथ हो, गोलकनाथ पे ही मामला रुक जाए, ठीक है, तो किसी भी आधार पर आप चुनौती नहीं देंगे। मानिए हमने 2/3 मेजोरिटी से कोई संविधान संशोधन किया ही नहीं, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं किया, हाफ ऑफ द स्टेट जो समर्थन चाहिए वो भी नहीं दिया, यानी 368 की ही प्रक्रिया का पालन नहीं किया, 368 की प्रक्रिया का पालन हमने किया ही नहीं और संशोधन कर दिया। तो फिर आखिर आप इस संशोधन को चुनौती कैसे देंगे? क्योंकि क्या लिखा है, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। तो अगर गोलकनाथ पे ही मामला रुक जाए, आगे कोई बात न चले, तो जो कुछ 39 और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ इस देश में, वो नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? वो तो डेफिनेटली होता। जब गोलकनाथ के बाद केशवानंद डिसाइड हो गया, तब भी ये हुआ है, ठीक है ना भाई। केशवानंद भारती गोलकनाथ के बाद डिसाइड हुआ, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया, इसके बाद भी कांग्रेस की सरकारों द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रयास किए गए कि संविधान का संशोधन इस प्रकार कर दिया जाए कि वो जो चाहे वही हो, ठीक है। जबकि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद 39 और कॉन्स्टिट्यूशन आपका 42, ये तो उसके बाद की बातें हैं, केशवानंद भारती के बाद। तो अगर केशवानंद भारती न होता, गोलकनाथ पे ही मामला रुक गया होता, तो आखिर इन स्थितियों से निपटने की व्यवस्था ही क्या है, ठीक है ना। और इन प्रश्नों का गोलकनाथ कोई जवाब नहीं देता। गोलकनाथ सिर्फ इतना कह देता, फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है। संविधान के अन्य महत्वपूर्ण भाग जो उपबंध डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करते हैं, जो उपबंध निष्पक्ष न्यायपालिका को सुनिश्चित करते हैं, हालांकि निष्पक्ष तो कितनी रही है वो तो आपके सामने है, लेकिन फिर भी आखिर किया तो है ही है। और चलो हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सिद्धांत के तौर पर तो ठीक है, ठीक चीजें मौजूद रहनी चाहिए। आप ये कर कैसे सकते हैं? लेकिन गोलकनाथ में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ठीक है। और 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे संविधान संशोधनों ने यह साबित किया कि केशवानंद भारती जैसा डिसीजन जरूरी था। जब केशवानंद भारती डिसाइड हुआ, उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट करने की हिम्मत तत्कालीन सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने दिखाई है, ठीक है। तो फिर अगर केशवानंद भारती न होता, तो फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, ये कैसे माना जाए, ये कैसे मान लिया जाए? जब था तब तो किया, न होता तो ये क्या ही करते। लेकिन गोलकनाथ में इस बात का कोई जवाब नहीं की। अन्य महत्वपूर्ण जो संविधान के भाग हैं, उनको संसद किस सीमा तक संशोधित कर सकती है, संशोधित कर सकती, नहीं कर सकती, इस विषय पर कुछ भी नहीं। फिर गोलकनाथ स्वयं में डिसबैलेंस लगता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें संविधान के किसी भाग को संशोधन की शक्ति से परे घोषित किया गया हो। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। स्वयं अमेरिका में जहां से आपने फंडामेंटल राइट लिए, वहां संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट जोड़े गए, ठीक है ना।
तो जब जोड़े गए तो हट क्यों नहीं सकते? तो ये बात कुछ अपने में जचती नहीं है, ठीक है। एकेडमिकली ये बात कुछ ठीक नहीं लगती कि संविधान का एक पार्ट अनअमेंडेबल है। अच्छा चलो, अनअमेंडेबल है तो इतनी महत्वपूर्ण बात कि संविधान में जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित चैप्टर है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यह बात अभिव्यक्त रूप से फ्रेमर्स ने लिख क्यों नहीं दी? अभिव्यक्त रूप से लिख देते, सारा झंझट ही खत्म। अच्छा, महत्वपूर्ण बात कोई लिखना भूल गया होगा, यह नहीं माना जा सकता, ठीक है। यह महत्वपूर्ण बात लिखना भूला नहीं, लेकिन अभिव्यक्त रूप से कहे बिना, ठीक है, उसने यह बात लोगों पर छोड़ दी कि लोग अपने आप समझ लें कि फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है। यह भी बात कुछ, ठीक है, पल्ले नहीं पड़ती, यह बात भी कुछ ठीक नहीं लगती कि इतनी महत्वपूर्ण बात फ्रेमर्स विवेक्षित ढंग से कहेंगे, इंप्लाइड ढंग से कहेंगे। गोलकनाथ ने यही तो कहा कि फ्रेमर्स की मंशा यह दिखती है कि फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है, क्योंकि उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 13 में, ठीक है, सबसेक्शन 3 में विधि की परिभाषा को इंक्लूसिव रखा। यही सारे तर्क तो आपने दिए, तो वो विवेचित रूप से इस बात को कहेंगे कि फंडामेंटल राइट नॉन अमेंडेबल है, जबकि अभिव्यक्त रूप से कहने में सिर्फ एक लाइन लिखनी थी और कुछ करना ही नहीं था। तो वो विवेचित रूप से इस बात को कहेंगे, ये बात भी थोड़ी जचती नहीं है, ठीक है। तो ये कमियां गोलकनाथ में दृष्टिगोचर हुई, क्योंकि सरकार भी, ठीक है, आपका उस समय इस मूड में नहीं थी कि ये सब चलने दे। वो संविधान के संशोधन की शक्ति अपने हाथों में पूरी तरह रखना चाहते थे। 67 में डिसीजन हुआ, 71 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से जीत कर आ गए, क्योंकि इस देश में तो अजीब ही ढंग की परंपराएं चली हैं, अभी भी चली ही रही हैं, ठीक है, लेकिन अब बहुत हद तक वे परंपराएं समाप्त हो रही हैं। इंदिरा गांधी ह्यूज मेजॉरिटी से जीत कर आ गई। उसके बाद बापूनाथ पाई, हमने कल बात की थी कि 1967 में जो डिसाइड हुआ, गोलकनाथ उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए बापूनाथ पाई नाम के सांसद एक संविधान संशोधन लेकर आए थे, लेकिन उसे सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो 67 की ही बात थी, ठीक है ना। 67 में इंदिरा गांधी इतनी सशक्त नेता नहीं थी, तो वो सरकार ने उसको समर्थन नहीं दिया, और सरकार के समर्थन के बिना कोई भी विधेयक पास ही नहीं हो पाता है, वो बिल गिर गया। लेकिन अब इंदिरा गांधी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ जीत कर आ गए। अब इंदिरा गांधी सरकार के लॉ मिनिस्टर, नाम आप AI विकिपीडिया पर डालेंगे तो आ जाएगा, उन्होंने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये प्रस्तावित कर दिया, और उनकी भाषा कल हम चर्चा कर चुके हैं कि गोलकनाथ में जितनी बातें कही गई थी, यह दर्शित करने के लिए कि संसद के पास संवैधानिक शक्ति नहीं है, उन सभी बातों को समाप्त कर दिया गया। आपको बताया था हमने कि अनुच्छेद 368 जो वर्तमान में है शक्ति और प्रक्रिया, तो शक्ति शब्द बढ़ा दिया। यह कहा गया था कि विधायी प्रक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया एकदम समान है, और वो इसीलिए समान है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अनुच्छेद 13(3) की विधि की परिभाषा के अंतर्गत विधि है, इसीलिए दोनों प्रक्रियाएं एकदम समान है। तो दोनों प्रक्रियाओं में भेद उत्पन्न करने के लिए यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति, लिखा हुआ है 368, पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन पास करने के उपरांत उस पर सिग्नेचर करने को बाध्य होंगे।
ठीक है, विधायी प्रक्रिया के समान वो वीटो का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 13(3) वो सॉरी 13 अनुच्छेद 13(4) ये जोड़ दिया गया, 13(4) में लिख दिया गया चौथे सबसेक्शन में कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई बात संविधान संशोधन को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। स्वयं अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया, ठीक है, कि आपका जो संविधान संशोधन होगा वो अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं समझा जाएगा। 368(3), ठीक है, ये आ गया। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उन सभी बातों को समाप्त कर दिया जो गोलकनाथ के डिसीजन का आधार थी, और साथ ही 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया जिसमें 31(2), ठीक है, उसमें क्या किया, प्रतिकर के स्थान पर अमाउंट शब्द ले आए और 31C बना दिया जिसमें कहा कि जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B और C में है, उनमें वर्णित नीति को प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई कानून पारित किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। ये 1971 में पारित हो गए। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ये चैलेंज हो गई है। किसमें? आपका केशवानंद भारती, ठीक है, और केशवानंद भारती मधोलकर जज की ओपिनियन पर अब डिसाइड होगा। वो जस्टिस हिदायतुल्लाह के ओपिनियन पर डिसाइड हुआ था, सज्जन सिंह में जो उनकी आई थी, और अब मधोलकर जज की ओपिनियन पर मामला डिसाइड होगा। संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता है उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जज ही थे जब केशवानंद भारती डिसाइड हुआ। ये फैक्ट भी आप चेक कर लेंगे। संभवतः जहां तक हमें पता है या जहां तक हमें याद है 13 जज ही थे, और सारे जजों ने पार्टिसिपेट किया था केशवानंद भारती में, क्योंकि 11 जजेस बेंच का डिसीजन अंडर रिव्यू था, ठीक है ना। और हमेशा जो बेंच होती है वो विषम संख्या में ही रखी जाती है, क्योंकि सम संख्या बराबर बराबर डिवाइड होगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए 13 जजेस शायद जो उस समय सारे जज सुप्रीम कोर्ट के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। 60 दिन आर्गुमेंट चला था। केशवानंद भारती जैसे जो डिसीजन है इनकी हर बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में, कहीं भी पूछ ली जाती है। 60 दिन आर्गुमेंट चला, 13 जज पार्टिसिपेट कर रहे थे और 11 ओपिनियन डिलीवर हुई। बहुत बड़ी बात है, 13 जज पार्टिसिपेट कर रहे थे, 11 ओपिनियन डिलीवर हुई थी। और इसमें 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पूरी तरह वैलिड पाया गया। पूरी तरह नहीं, 25th का कुछ भाग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया था, 24th को पूरा वैलिड पाया था, और 25th का अधिकांश भाग वैलिड पाया था। ठीक है, तो आपका ये क्या है अभी बात करते हैं। तो केशवानंद भारती इसमें 24वें और 25वें संविधान संशोधन की जो वैधता थी इसका निर्धारण किया गया, और इसमें ये डिसाइड हुआ कि संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 से ही प्राप्त हो रही है। ये कहा गया कि संसद जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती है तो संविधायिक शक्ति में फंक्शन करती है, और ये संविधायिक शक्ति उसे अनुच्छेद 368 से ही प्राप्त होती है। 368 संविधायिक शक्ति को अपने में अंतर्निहित करता है, और इसी शक्ति के अंतर्गत
संसद संविधान का संशोधन करती है, इसलिए संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आ सकता। और उन्होंने एक बात और कही, वही जो हम बार बार कहते हैं कि कहना ही तो है, चाहे जो कुछ कह दो। अब जो कोर्ट ने तर्क दिया वो भी अपनी जगह पर एकदम ठीक है, और जो गोलकनाथ में दिया गया वो भी एकदम ठीक लगता है। गोलकनाथ में कहा था कि साहब 13(3) में विधि की परिभाषा इंक्लूसिव रखी है। उसका कारण ही यही है कि संविधान संशोधन को विधि शब्द के अंतर्गत माना जाना चाहिए, ऐसी फ्रेमर्स की इच्छा रही है, ठीक है ना। और जब संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत मान लेंगे तो फिर 13(2) अपने आप में एक सक्षम प्रावधान बन जाएगा जो किसी भी संविधान संशोधन को, फंडामेंटल राइट को समाप्त करने की अनुमति देगा ही नहीं। अब कोर्ट ने डिफरेंट एंगल लिया। कोर्ट ने कहा कि 13(3) में जो विधि की परिभाषा है वो संविधान संशोधन को लागू नहीं हो सकती। इसलिए लागू नहीं हो सकती कि नो डाउट विधायिका ने उसको इंक्लूसिव रखा है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट टाइप की विधियां हो सकती थी, ठीक है ना, या विधियों के जितने प्रकार ज्ञात थे वे सभी प्रकार उन्होंने 13(3) में नाम से शामिल कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने लिखा 13(3) में कि विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं, और विधियों के जितने प्रकार ज्ञात थे, ठीक है, वे उन्होंने नाम से वहां मेंशन कर दिया। और जो नेचर इंक्लूसिव रखा वो तो सिर्फ इसलिए रखा ताकि भविष्य में विधि का कोई नया प्रकार ज्ञात हो जाए तो उसे 13(3) में रखकर फंडामेंटल राइट के अनुशासन में लाया जा सके, ठीक है। या विधियों का कोई ज्ञात प्रकार धोखे से छूट जाए मेंशन होने से, तो विधि का वह प्रकार फंडामेंटल राइट के अनुशासन से बाहर न रह जाए, इसके कारण से उसे इंक्लूसिव रखा। लेकिन जो विधियों के प्रकार ज्ञात थे वो तो सब उन्होंने नाम से मेंशन किए ही। तो अगर संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत रखने की इच्छा होती फ्रेमर्स की तो नाम से मेंशन कर देते, कोई समस्या ही नहीं थी। ये नहीं है, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में है, यह नहीं माना जा सकता। और उन्होंने कहा कि अगर आप विधायन की प्रक्रिया और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इसको देखेंगे तो उसमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। विधान की प्रक्रिया सामान्य बहुमत से पास होनी है, संविधान संशोधन सामान्यतः स्पेशल मेजॉरिटी से ही होना है, और जहां सामान्य विधायन से होना था वहां स्वयं फ्रेमर्स ने लिख दिया कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा अधिनियमित नहीं करती तब तक ऐसा रहेगा। तो दोनों प्रकार से संबंधित, यानी विधायन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन, इन दोनों बातों से संबंधित जो प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसे अगर देखा जाए तो वो अपने आप में अंतर स्पष्ट कर देती है और ये संदेश देती है कि संविधान संशोधन
अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द की डेफिनेशन में नहीं आता। यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है देखने मात्र से। और उन्होंने यह भी कहा केशवानंद भारती में कि यह बात भी थोड़ा न स्वीकार कर सकने योग्य है कि इतनी महत्वपूर्ण बात कि संविधान का कोई पार्ट नॉन अमेंडेबल है, फ्रेमर्स ने अभिव्यक्त रूप से लिखने के बजाय विविक्षित रूप से समझे जा सकने के लिए छोड़ दी। यह बात भी स्वीकार किए जा सकने योग्य नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन, इसका अधिकार संसद को मिला। ठीक है, संशोधन से ज्यादा कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिला। तो जो संशोधन है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इस संबंध में शायद मुखर्जी जज और हेगड़े जज दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से या इनमें से किसी एक ने, या तो हेगड़े जज ने या मुखर्जी जज ने या दोनों ने सम्मिलित रूप से एक कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक धर्म की तरह है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि धर्म में कुछ ऐसा इसेंशियल होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और कुछ ऐसा भी होता है जिनमें परिस्थिति जन्य परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जो भी मुसलमान है वो एक ईश्वरवाद, ठीक है, यानी हज रोजा नमाज ज़कात, इस पर यकीन करेगा और उसे ये मानना होगा कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। उसे ये मानना ही होगा जो भी मुसलमान होना चाहता है। बाकी वहाबियों के विश्वास अलग हैं, देवबंदियों के विश्वास अलग हैं, बरेलवियों के विश्वास अलग हैं। ये तो सुन्नी सेक्ट में बता रहे हैं, ये सारे सुन्नी हैं, वहाबी, देवबंदी, ठीक है, आपका बरेलवी, सूफी, ये सब सुन्नी है। और सुन्नियों में इतने सेक्ट, फिर आप शियाओं में आ जाओ। ठीक है, तो वहां भी कई अखबारी, उसूली, खोजा, बोरा, असनाशरिया, वहां भी कई सब सेक्ट हैं। ठीक है, तो कुछ परिस्थिति जन्य एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, वो किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, किसी भी धर्म की, वो अपरिवर्तित हैं। ठीक है, आप हिंदू धर्म की बात करो तो कुछ कोर वैल्यूज हैं हिंदू धर्म की। ठीक है, वो कोर वैल्यूज, ठीक है, यानी हिंदू धर्म का मूल ढांचा, अगर ऐसे बात करें, वो अपरिवर्तित है। वो मूल ढांचा बदल ही नहीं सकता। बाकी आप शैव हो जाइए, शाक्त हो जाइए, वैष्णव हो जाइए, ठीक है, सगुण भक्ति के उपासक हो जाइए, निर्गुण भक्ति के उपासक हो जाइए, आप ईश्वर को, ठीक है, पति रूप में स्वीकार करिए, सखा रूप में स्वीकार करिए। इवन कबीर ने, ठीक है, ईश्वर को पति रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, राम मोरे पियो, मैं राम की बहुरिया। ठीक है, ये कहा है। मीरा ने ही पति रूप में स्वीकार नहीं किया, कबीर ने भी पति रूप में स्वीकार किया है। और पति रूप में स्वीकार करने के पीछे जो तर्क है, वो तर्क ये है कि सामान्यतः जो स्त्री है, ठीक है, उसका जो विकास है वो लेने वाले के रूप में है। ठीक है, ग्रहण करती है। ठीक है, बच्चों को जन्म वही देती है।
ठीक है, तो ग्रहण करने वाली है, और दाता, ठीक है, आपका ईश्वर है, क्योंकि कबीर की मान्यता है कि देने वाला सिर्फ ईश्वर हो सकता है, बाकी सब लेने वाले हैं। ठीक है, सांसारिक जगत में कोई स्त्री और पुरुष होगा, अदरवाइज देने वाला तो सिर्फ एक ही है, ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए बाकी सब दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां हैं, क्योंकि सब लेने वाले हैं, देने वाला अकेला वो है। तो कुछ कोर वैल्यूज हैं किसी भी धर्म की, ठीक है, और कुछ परिस्थितिजन्य एडजस्टमेंट होते हैं। तो जो केशवानंद भारती में या तो हेगड़े जज या मुखर्जी जज या इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये कहा कि ऐसे ही हमारा संविधान, यही उदाहरण दिए हैं, कबीर का उदाहरण नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये कहा कि धर्म के समान है, और धर्म में हमेशा ये होता है कि कुछ धर्म की कोर वैल्यूज है, कुछ उसका मूल ढांचा है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन समय के साथ धर्म में उसके मानने वाले पारिस्थितिक, ठीक है, परिवर्तन ये करते रहते हैं जो आवश्यक होते हैं। ऐसे ही हमारा संविधान है, इसकी जो कोर वैल्यूज हैं ये अपरिवर्तित रहेंगे, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समय के साथ जो एडजस्टमेंट जरूरी है वो इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि कोर वैल्यूज अपरिवर्तित नहीं की जा सकती, इसीलिए संशोधन शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, संशोधन शब्द जो इस्तेमाल हुआ, क्योंकि संशोधन शब्द कितना भी आप बढ़ा दीजिए, परिवर्तन उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, संशोधन मतलब मूल कायम रहना चाहिए, खाली संशोधन कर सकते हैं। और केशवानंद भारती में ये कहा कि इसीलिए संशोधन के लिए 2/3 मेजॉरिटी इसकी जरूरत बताई, सर्वसम्मति नहीं बताई, ठीक है ना, 2/3 मेजॉरिटी की बात की कि हां, देश में अधिकांश लोग अगर किसी पारिस्थितिक या किसी परिस्थिति के कारण जरूरी हुए परिवर्तन को करने के लिए सहमत हो गए हैं तो उसको कर लिया जाए, ठीक है ना। यद्यपि सब सहमत नहीं है, सब तो सहमत हो भी नहीं सकते किसी भी बात पर, लेकिन अधिकांश लोग अगर सहमत हो गए तो उसे कर लीजिए। जबकि संविधान देश में सर्वसम्मति के आधार पर निर्मित हुआ, ठीक है। आप, उन्होंने कहा कि संविधान सभा देखेंगे तो उसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे, और वो हम भारत के लोग इससे शुरू होता है। तो संविधान नेशनल कॉन्सेंसस, ठीक है, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर स्वीकार होता है, इसलिए उसमें संशोधन 2/3 मेजॉरिटी के आधार पर कर लिया जाए ये तो ठीक है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बदलने की कोई प्रक्रिया उसमें संविधान में दी ही नहीं, ठीक है, बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं दी, संशोधन की प्रक्रिया दी, वो भी 2/3 मेजॉरिटी से। और क्योंकि संविधान राष्ट्रीय सहमति के आधार पर निर्मित हुआ, और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही उसे परिवर्तित किया जा सकता है, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर उसे परिवर्तित करने की कोई व्यवस्था संविधान में है ही नहीं, ठीक है, इसलिए संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, संशोधन किए जा सकते हैं, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से। जो प्रक्रिया, मतलब 2/3 मेजॉरिटी, जो भी प्रक्रिया दी गई है उसके मुताबिक किए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि संसद जो संगठित होती है चुनावों के आधार पर, और चुनावों में जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, अब तो तब भी 60-70%, 50-60% होने लगा है वोट। उस समय तो, हमारे समय में तो 30 तक आ गया था, 35 तक आ गया था, 40-45% लोग वोट करते थे, और उनमें भी सारे वोट एक को मिल नहीं रहे। तो राष्ट्रीय सहमति संसद के पास है, ये कैसे कहा जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय सहमति नहीं है तो अब परिवर्तन संसद में, संविधान में नहीं कर सकते, और परिवर्तन की कोई प्रक्रिया है भी नहीं है संविधान में, केवल संशोधन की व्यवस्था है। तो आप
धर्म के समान, जैसे धर्म की कुछ कोर वैल्यूज हैं, कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, सिर्फ सरकमस्टांशियल एडजस्टमेंट ये धर्म में कर सकते हैं। इसी प्रकार संविधान में समय समय पर आवश्यक हुए संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशोधन शब्द स्वयं में सीमित है। तो एक बात कह दी, संविधायी शक्ति संसद में है, ठीक है ना। एक बात कह दी कि संसद की संविधायी शक्ति है और वो स्वयं अनुच्छेद 368 में है। गोलकनाथ ओवर रूल हो गया, ठीक है, इस सीमा तक। दूसरी बात कह दी कि अनुच्छेद 13(3) की विधि की शब्द की परिभाषा में संविधान का संशोधन नहीं आता, ठीक है, इस सीमा तक भी गोलकनाथ ओवर रूल। संशोधन ये शब्द स्वयं में सीमित है और इसके अंतर्गत कोर वैल्यूज यानी मूल ढांचा संविधान का परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बाकी संविधान का प्रत्येक भाग संशोधित किया जा सकता है, कोर वैल्यूज परिवर्तित नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब यह निकल आया कि ऐसे फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते जो संविधान के मूल ढांचे या कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अमेंड नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट जो कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं वे अमेंड हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोर वैल्यूज मीनिंग देयर बाय फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज अनअमेंडेबल, वो अमेंड नहीं होगा। बाकी सब कुछ अमेंड हो सकता है। तो इसका मतलब ये निकला है कि फंडामेंटल राइट इस चैप्टर में है। अगर कोई फंडामेंटल राइट कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो अमेंड नहीं होगा, और अगर कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा तो अमेंड हो सकता है, क्योंकि बाकी पूरा संविधान एक उपबंध संविधान का अमेंडेबल है, सिर्फ कोर वैल्यूज नॉन अमेंडेबल है। तो संपत्ति का अधिकार जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी सरकार को, वो चूंकि कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो कोर वैल्यूज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिए उसको अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल होने का रास्ता तैयार हो गया, ठीक है ना, इस बात के साथ। और इस तरह गोलकनाथ के प्रभाव को समाप्त किया। सवाल है कोर वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो केशवानंद भारती में कुछ कोर वैल्यूज उन्होंने बताई हैं और वो कैसे ढूंढी जाएंगी उसका रास्ता भी बताया, ठीक है। रास्ता क्या है लेटर हम लोग चर्चा करेंगे, शेष आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो कोर वैल्यूज उन्होंने बताई हैं, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे संविधान की सबसे कोर वैल्यू है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली आएगा। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही हुआ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ इसकी चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत जब संविधान की कर रहे थे तब रूल ऑफ लॉ की चर्चा की थी कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ वो नहीं है जो डायसी का रूल ऑफ लॉ है। यही दिक्कत है कि आप डायसी के रूल ऑफ लॉ को हमारे यहां रूल ऑफ लॉ माने बैठे हैं। हमारे यहां रूल ऑफ लॉ का मतलब है युक्ति का शासन, तर्क का शासन, क्योंकि हमारे यहां लॉ की वो परिभाषा स्वीकार हुई जो जस की समझी जाती है। हमने कहा था लॉ के दो रूप हैं, एक उसका जस का रूप है, एक उसका लेक्स का रूप है। लेक्स का मतलब होता है अधिनियमित विधि और जस का मतलब होता है उचित तौर पर निर्मित विधि, ठीक है ना। तो हमारे यहां जस का स्वरूप स्वीकार हुआ है, तो रूल ऑफ लॉ इसका मतलब यह हुआ युक्ति का शासन, इसका मतलब हुआ तर्क का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब सुप्रीम कोर्ट का शासन या डायसी का रूल ऑफ लॉ नहीं, ठीक है। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द कोर वैल्यू विच कांट बी अमेंडेड,
ठीक है, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात रूल ऑफ लॉ को समाप्त करता हो। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं में स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। दे सकते हैं, एक तो बार बार ये कहना पड़ता क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के हमने आपको बताया था कि डीयू में पढ़ रहे हैं, वो हमसे चर्चा कर रहे थे, नहीं नहीं कोर्ट को तो हम लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो हमने कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो, सबसे पहले जो कोर्ट को ऊपर रखता हो उसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कोई हक नहीं है। तुम जब गलत ही पढ़ रहे हो तो फिर क्या किया जाए। शासन व्यवस्था के तीन अंग, तीनों के अपने अपने काम है, अपने अपने क्षेत्रों में तीनों स्वतंत्र हैं। आपको जो सुप्रीम कोर्ट ठीक है ज्यादा बड़ा दिखाई देता है वो इसलिए क्योंकि विधायिका और एग्जीक्यूटिव काम करते ही नहीं, अपना जो उन्हें असाइन है वो काम करते नहीं, और करते हैं तो ठीक से नहीं करते हैं। और जुडिशरी का यही काम है कि वो ये बताए कि जो आपने किया क्या वाकई वो आपका काम था, ऐसा तो नहीं वो आपका काम ही नहीं था और आपने अनावश्यक उस काम को कर डाला। और अगर वो आपका काम था तो क्या आपने उसी ढंग से किया जिस ढंग से उसे करना था, जिस ढंग से उसे किया जाना चाहिए था, बस इतना ही डिसाइड करना। तो इसलिए चूंकि वो करते ही नहीं या ठीक से नहीं करते, इसलिए आपको जब वो बोलते हैं तो आपको ये लगता है कि कोर्ट बड़ा, अन्यथा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सरकार अगर अपने ढंग से ठीक से काम करेगी, लेजिस्लेचर अपने ढंग से ठीक से काम करेगी तो कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार या लेजिस्लेचर का। फिर करते ही नहीं ठीक से तो फिर करें क्या। अब 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट करके रख दोगे तब तो फिर सर कोर्ट बड़ा दिखेगा ही। आपने किया ही गलत है, जब गलत ही किया है तो फिर क्या हो। आखिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यही कोर्ट ठीक ठहरा रहा है, ये ठीक नहीं ठहरा रहा, ठीक तो ठहरा ही रहा। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका डिसाइड हुआ कि कोर वैल्यू है, ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है केशवानंद भारती में। और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया कि उन्होंने क्या कहा कि संविधान का की जो कोर वैल्यूज है वो उसका जो मूल ढांचा है, संविधान जिन सिद्धांतों पर खड़ा है वे मूल सिद्धांत संशोधित नहीं किए जा सकते, और इसी को मूल ढांचे का सिद्धांत कहा गया है। तो पहला का सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा का रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कोई भी संविधान संशोधन। अभी 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह भी एक कंट्रोवर्सी चलेगी कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू होता है, यानी संविधान का ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे के विरुद्ध हो। मूल ढांचे के सिद्धांत का संबंध सिर्फ संविधान संशोधन से है। अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया है, यानी सामान्य कानून जो संविधान संशोधन नहीं है, वो अगर मूल ढांचे के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी संवैधानिकता मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता इसके आधार पर तय किया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सामान्य कानून का कोई संबंध मूल ढांचे से नहीं है। ये 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या उसकी संवैधानिकता को परीक्षित करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़ उन्होंने कहा था। लेकिन ये बात आज मान्य नहीं है। आज उस समय ये बात कही गई, आज मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर सामान्य कानून और संविधान संशोधन दोनों की संवैधानिकता परीक्षित की जाती है। ठीक है ना, बात आई तो हमने बता दी, वरना आज की बात यही है कि चाहे सामान्य कानून हो चाहे संविधान संशोधन हो, दोनों की संवैधानिकता इसके आधार पर परीक्षित होती है। तीसरी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। तीसरी सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, यह भी मूल ढांचे का भाग है। ठीक है, चौथा फेडरल कैरेक्टर, ठीक है ना, यह भी मूल ढांचे का भाग है। ये कोर वैल्यूज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। और पांचवा सेकुलरिज्म,
ये 5 चीजें उन्होंने डिसाइड की कि कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इनको किसी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बड़ी बात कह दी गई है। अब कोई कानून आप बनाए या कोई संविधान संशोधन बनाए जिसकी प्रकृति ये हो कि लोकतंत्र को वो नुकसान पहुंचा रहा हो, जैसा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी आएगा। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 3 आधारों पर असंवैधानिक घोषित किया गया था। 3, एक सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्टर्ब करता है, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, ठीक है ना। और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट घोषित हो गए, ठीक है ना। और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको भी डिस्टर्ब करता है, डेमोक्रेसी इसको भी डिस्टर्ब करता है। इन आधारों पर डिसाइड हुआ था। 3 आधार हैं जिनमें से 2 तो सेपरेशन ऑफ पावर और लोकतंत्र को नुकसान, ये कंफर्म है। तीसरा हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 39 रिव्यू हमने रिवाइज नहीं किया है, तो 2 तो कंफर्म है, ठीक है ना। एक सेपरेशन ऑफ पावर, इसके आधार पर असंवैधानिक है वो, और दूसरा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को वो नुकसान करता है, इसलिए असंवैधानिक। तो ये आपका केशवानंद भारती में, ठीक है, डिसाइड हुआ। और इस ढंग से संसद को संविधान के हर भाग का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। और यह भी कहा कि संसद ने कोई संविधान संशोधन किया, कोई भी संविधान संशोधन किया, तो चूंकि वो कोर वैल्यूज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मूल ढांचे के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं कर सकती, तो ये देखने का अधिकार न्यायालय का हमेशा रहेगा कि आपने जो संविधान संशोधन किया क्या वाकई वो उसी प्रकृति का है जिससे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसको भी उन्होंने अपने लिए सुरक्षित कर लिया। इसे भी कोर वैल्यूज यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जा सकता है। केशवानंद भारती के आधार पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि कौन देखेगा भाई, आप ये करें कि आप कोर वैल्यूज का संशोधन नहीं करेंगे, कौन चेक करेगा कि कोर वैल्यूज का हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और इन शब्दों के साथ उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कहा कि जो कुछ संविधान में पहले से मौजूद था, पहले से, उसको सिर्फ अभिव्यक्त कर दिया गया, क्योंकि 368 में ही हमेशा से शक्ति थी, उसको केवल अब लिख दिया गया। पहले लिखा हुआ नहीं था, अब वो लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि 13(3) इसमें जो विधि की परिभाषा है उसमें संविधान संशोधन कभी नहीं आता था, ठीक है ना। तो बस लिख दिया 13(4) अलग से बना के और 368(3) अलग से बना के लिख दिया, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ठीक है। और संसद चूंकि संविधायी शक्ति में संविधान का संशोधन करती थी, तो विधायी प्रक्रिया से अलग अगर राष्ट्रपति के लिए यह कह दिया कि सिग्नेचर करने को बाध्य होंगे, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो संपूर्ण 24वें संविधान संशोधन को उन्होंने ठीक पाया। और जहां तक 25वें संविधान संशोधन की बात थी, ठीक है, क्योंकि दोनों अंडर चैलेंज थे ना, तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल लेट डाउन किया, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आलोक में, ठीक है ना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसको चेक किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट, by application of this principle, they have tested the constitutional validity of 24th and 25th constitutional amendment, and in this process they have find out that 24th constitutional amendment is wholly valid, ठीक है ना।
And in regard of the 25th constitutional amendment, they have said that the part, ठीक है, which relate with the amount and compensation, that is wholly valid, ठीक है ना, क्योंकि संपत्ति का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है, नहीं है। उन्होंने कहा ना कि जो कोर वैल्यू से संबंध नहीं रखता वो सब कुछ अमेंड हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट में हर अधिकार कोर वैल्यू से संबंध तो रखता नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंध रखता नहीं, इसलिए अगर प्रतिकर के स्थान पर अमाउंट शब्द कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको मालूम है अमाउंट के बारे में भी फिर आगे चर्चा चली थी, जब हम लोगों ने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था तो देखा था कि अमाउंट में उन्होंने कहा था कि ये ठीक है कि अमाउंट बराबर नहीं हो सकता कीमत के, लेकिन फिर भी ये युक्ति संगत होना चाहिए। तो वो तो हम लोग पीछे से पढ़ के आए, देख लिया था। और जहां तक 31C जोड़ने की बात थी तो उस पर भी हम लोगों ने वहां चर्चा की थी कि 39B और 39C, उन्होंने कहा था चूंकि व्यक्तिगत हित पर सामूहिक हित को प्रधानता दी जाए, ये सर्व स्वीकार्य सिद्धांत है और 39B और C का संबंध सभी से है। इसलिए अगर यह कहा गया कि 39B और C वहां जो वर्णित पॉलिसी है उसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे 14-19-31 प्रभावित नहीं करेंगे, तो ये 14-19-31 पर एक युक्तिसंगत प्रतिबंध माना जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कुछ नहीं माना जा सकता। और अगर ये उसी पॉलिसी को बढ़ावा, उसी पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। यहां तक ठीक माना था, लेकिन आपको उस समय भी हमने बताया था कि 31C का जो वो पार्ट था कि विधायिका जिस कानून में ये लिख देगी कि ये 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, उस पॉलिसी को लागू करने के लिए बना हुआ कानून है, उस एक्ट के बारे में ये मान लिया जाएगा कि ये उसी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया कानून है और वो 14-19-31 के आधार पर चुनौती से बच जाएगा। इस पार्ट को केशवानंद भारती में इनवैलिड कर दिया गया था। ये बात आपको उसी समय हमने बताई थी, ठीक है ना, जब 31C पर बात कर रहे थे। आज फिर चूंकि बात आ गई तो फिर कि इस पार्ट को उन्होंने इनवैलिड किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम ही देखेंगे, आप तो 39B और C की पॉलिसी से जिस कानून का कोई मतलब नहीं उसमें आपने लिख के रख दिया कि साहब ये 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया कानून है, और इनफैक्ट वो आपके ही हितों का, यानी सत्तारूढ़ दल के हितों का या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के हितों का संवर्धन कर रहा होगा। तो क्या हम सिर्फ आपके लिख देने के आधार पर मान लें कि वो 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया? तो इस पार्ट को, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का थोड़ा सा पार्ट, जो कि इससे संबंधित था कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाए गए कानून में यदि यह लिख दिया गया कि वो 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया तो वो जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इस भाग को असंवैधानिक करने के साथ ही 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी संवैधानिक पाया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर केशवानंद भारती जब डिसाइड हुआ तो एक बैलेंस व्यू आया, इसमें संसद की समस्याओं का समाधान भी हुआ कि वे परिस्थिति के मुताबिक किसी भी भाग का संशोधन कर सकते थे, और उस समस्या का भी समाधान हुआ कि संविधान इसको मूल रूप से या उसकी जो बेसिक चीजें हैं उसको संशोधित न किया जा सके। और ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर संसद को संविधान के संशोधन की असीमित शक्ति मिलेगी तो संसद को वो शक्ति मिल रही है, ये सिर्फ कहने की बात है। हमने तो आपसे कई बार कहा कि संसदीय लोकतंत्र में तो सरकार हमेशा बहुमत में है, तो फिर ये शक्ति अंततः सरकार को प्राप्त होगी, संसद को प्राप्त नहीं होगी, तो सिर्फ कहने की बात रहेगी, ठीक है।
क्योंकि सरकार बहुमत में होगी, फिर तो वो जो चाहे तो कर लेगी। और कोई सरकार अगर 3/4 या 2/3 बहुमत में आ गई तो जो चाहे तो करेंगे। इसलिए किसी को भी, चाहे वो सर्वसम्मति, ठीक है, सारी सीटें जीत ले, इसके बाद भी संविधान की कोर वैल्यूज यानी उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत न दी जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति भी केशवानंद भारती ने की। और बेसिक स्ट्रक्चर के इस प्रिंसिपल के लेट डाउन होने से सरकार को बहुत खराब लगा जो तत्कालीन थी। 1973 में कौन था? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और अब 75 दूर नहीं है, ठीक है। अब इनकी चुनौती मिलेगी और 12 जून 1975 को इनका चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा और 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी और उसके बाद 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इन दोनों संविधान संशोधनों में आपको यह स्पष्ट होगा कि केशवानंद भारती, इसने वाकई इस सिद्धांत ने बचाया है, ठीक है। और लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि केशवानंद भारती में तो इन्होंने जो कुछ डिसाइड किया, अगर आप गहरी दृष्टि में देखें तो सरकार के पक्ष में ही जा रहा है। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि सरकार को कहा संसद, लेकिन संसद का मतलब सरकार ही होता है, कि संसद को संविधान के प्रत्येक भाग का संशोधन करने का हक है। तो ये तो बात सरकार की पक्ष में हो गई, ठीक है ना। और क्या कहा? वो फेस सेविंग है कि भाई कोर वैल्यूज नहीं, कोर वैल्यूज आप संशोधित नहीं कर सकते। तो इतना तो कहना ही पड़ेगा, जब तुम अपने को न्यायप्रिय घोषित करोगे तो कुछ तो कहना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो भी हुआ उसने देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बैलेंस स्थिति लाए, ठीक है। और 73 के बाद क्या होगा? आपातकाल। और आपातकाल में क्या होगा? 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है चेक होगी इंदिरा गांधी राजनारायण के मामले में और 42nd की मिनर्वा मिल में, और ये दोनों डिसाइड होंगे आपातकाल के बाद, ठीक है। और दोनों में केशवानंद भारती के आधार पर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को असंवैधानिक पाया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो अगर शायद इंदिरा गांधी की पराजय न हुई होती, ठीक है, 77 में, तो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऐसी ही होती। हमें तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले यानी इमरजेंसी से पूर्व और इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के रुख में जबरदस्त परिवर्तन है। और इमरजेंसी के बाद आप देखते हैं मेनका गांधी भी डिसाइड ही हुई। तो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थे, मिनर्वा मिल और राजनारायण, इंदिरा गांधी राजनारायण में क्या डिसाइड हुआ, वामन राव और रघुनाथ राव तो छोटे से हैं। मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर और होने चाहिए, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो लेगा, फिर हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे, देखेंगे।